जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पाथ टू एक्सेल में। साथियों, आज हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर 4 फिजिक्स का, जिसका टाइटल है मोशन अंडर ग्रेविटी। तो ग्रेविटी में जिस जिस तरीके के मोशन होंगे हम लोग उनके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक्स होंगे? सब टॉपिक्स। केपलर लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन पढ़ेंगे हम लोग, न्यूटन लॉज ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ेंगे, ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ पढ़ेंगे, सर्कुलर मोशन ऑफ सैटेलाइट्स पढ़ेंगे, सर्कुलर मोशन एंड एस्केप वेलोसिटी रिलेशन पढ़ेंगे, और पीरियोडिक टाइम ऑफ सिंपल पेंडुलम पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि ये सारे मोशन अंडर ग्रेविटी होंगे इसलिए ये हम लोग के सब टॉपिक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा वक्त ना ज़ाया करते हुए हम लोग देखते हैं सबसे पहले केपलर लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। सबसे पहले हम लोग प्लैनेट्स के मोशन की बात कर लेते हैं। प्लैनेट्स क्या होते हैं? जो स्पेस में ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, अर्थ हो गया, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून, तो ये सारे क्या हैं? प्लैनेट्स हैं। तो इनका जो मोशन है उसके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, ऑल द प्लैनेट्स इंक्लूडिंग अर्थ मूव अराउंड द सन इन देयर ऑर्बिट्स। ठीक है, तो ये तो आपको पता होगा, बीच में सेंटर में सन है, उसके इर्द गिर्द एलिप्टिकल ऑर्बिट या सर्कुलर ऑर्बिट पे सब प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं। सन, अर्थ हो, वीनस हो, मार्स हो, जुपिटर हो, सैटर्न हो, सारे एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं। इनके बीच का सेंटर कौन है? इनके बीच का सेंटर है सन। तो सब सन के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, किसमें? एलिप्टिकल या सर्कुलर ऑर्बिट में। ठीक है, अ नेचुरल सैटेलाइट इज अ सेलेस्टियल बॉडी इन स्पेस दैट ऑर्बिट्स अराउंड प्लैनेट्स। ठीक है, तो जो नेचुरल सैटेलाइट है वो किसके इर्द गिर्द घूम रही है? तो वो प्लैनेट्स के इर्द गिर्द घूम रही है। ठीक है, जैसे अर्थ प्लैनेट के इर्द गिर्द कौन सी नेचुरल सैटेलाइट है? मून है। ठीक है, मून जो है वो एक नेचुरल सैटेलाइट है, जो कि एक सेलेस्टियल बॉडी है, स्पेस ओरिएंटेड बॉडी है, जो कि प्लैनेट्स के अराउंड एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में मूव कर रही है। ठीक है, उसी तरीके से कई प्लैनेट्स, कई सैटेलाइट्स हैं, नेचुरल सैटेलाइट्स हैं जो मूव कर रही हैं। जैसे जुपिटर में 79 सैटेलाइट्स हैं, वो जुपिटर के अराउंड मूव कर रही हैं। ठीक है, आगे कुछ बातें हैं। तो मरकरी एंड वीनस प्लैनेट्स हैव नो नेचुरल सैटेलाइट्स। ठीक है, तो कुछ ऐसी सैटेलाइट प्लैनेट्स हैं जिनकी कोई भी सैटेलाइट नहीं है। इनमें से मरकरी और वीनस ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनके पास अपनी कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, अपना कोई मून नहीं है। ठीक है, अर्थ हैज़ वन नेचुरल सैटेलाइट, दैट इज मून। ठीक है, मार्स हैज़ टू लिटिल सैटेलाइट्स, मार्स के पास दो नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। ठीक है, शायद जिसका नाम डिडिमोस है और फोडोस है। ठीक है, जुपिटर के पास 79 है और सैटर्न के पास भैया 82 सैटेलाइट्स हैं। ठीक है, जो उनके इर्द गिर्द इलेप्टिकल ऑर्बिट में मूव कर रही है। ठीक है, तो हम लोग ने यहाँ पे क्या देखा? हम लोग ने देखा सन है, सन के इर्द गिर्द कौन घूम रहे हैं? प्लैनेट्स घूम रहे हैं पर्टिकुलर सर्कुलर ऑर्बिट में, इलेप्टिकल ऑर्बिट में। प्लैनेट के इर्द गिर्द कौन घूम रहे हैं? प्लैनेट बीइंग द सेंटर, तो नेचुरल सैटेलाइट्स प्लैनेट के अराउंड घूम रही है। ठीक है, नेचुरल सैटेलाइट जो है वो प्लैनेट के अराउंड घूम रही है। ठीक है, मरकरी और वीनस का कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, अर्थ के पास एक नेचुरल सैटेलाइट है, मार्स के पास दो लिटिल नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, जुपिटर के पास 79 है और सैटर्न के पास 82 सैटेलाइट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लोग ने मोशन ऑफ प्लैनेट्स की बात कर ली। अब हम लोग केपलर लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अब हम लोग केपलर साहब के प्लैनेटरी मोशन के जो लॉज हैं वो पढ़ेंगे। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, कोई डरने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो जोहानस केपलर थे, ये जर्मन एस्ट्रोनॉमर थे जिन्होंने 3 लॉज दिए हैं प्लैनेटरी मोशन अराउंड द सन के। ठीक है, तो ये तो हम लोग ने देख लिया कि जो प्लैनेट्स हैं वो सन के इर्द गिर्द सर्कुलर या एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड जो वो मूवमेंट हो रहा है प्लैनेट्स का अराउंड सन, इसी से रिलेटेड कुछ लॉज हैं, उन्हीं को हम लोग को देख लेना है। ठीक है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला लॉ तो हम लोग ने पढ़ ही लिया है, ऑल प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट हैविंग द सन एट वन ऑफ द टू फोकाई। ठीक है, तो बीच में जो फोकल है वो सन है, उसी के इर्द गिर्द कौन घूम रहे हैं? प्लैनेट घूम रहे हैं एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में। सबका एक अपना ऑर्बिट है, कोई अपने ऑर्बिट से इधर उधर नहीं जाता है। ठीक है, नहीं तो कोलिजन हो जाएगा। ठीक है, इतने दिनों से चला आ रहा है, मतलब 2000 करोड़ साल से चला आ रहा है यही लॉ। ठीक है, तो ये इन्होंने कहा था केपलर लॉ ने। केपलर का लॉ ये है, पहला लॉ ये है कि सारे के सारे जो प्लैनेट है वो सन के इर्द गिर्द मूव कर रहे हैं एक पर्टिकुलर एलिप्टिकल ऑर्बिट में। ठीक है, किसके अराउंड मूव कर रहे हैं? सन के अराउंड मूव कर रहे हैं एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में। ठीक है, पहला लॉ हमारा ये हो गया। दूसरा लॉ क्या है? दूसरा लॉ ये कहता है अ रेडियस वेक्टर जॉइनिंग एनी प्लैनेट टू द सन स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल लेंथ ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये इसका कहना का मतलब ये है कि ये सन है, ये कोई प्लैनेट है, और इसके बीच के अगर हम एक वेक्टर को ज्वाइन करते हैं, रेडियस वेक्टर, इन दोनों के बीच का रेडियस ये हो गया, तो ये रेडियस यहाँ से आधा हो गया, ये तो डायमीटर हो गया, तो ये अगर ये रेडियस है मान लीजिए, तो ये इतना ही
एरिया स्वीप करेगा, इतना ही एरिया कवर करेगा जितना इसका रेडियस है, जितना इसका अर्थ और सॉरी जो भी प्लैनेट और सन के बीच का रेडियस वेक्टर है, उतना ही जो है इक्वल एरिया स्वीप करेगा इक्वल टाइम में। ठीक है, मान लीजिए इतना एरिया स्वीप किया, आगे भी इतना ही एरिया कवर करेगा, आगे भी इतना ही एरिया कवर करेगा विद इन सेम टाइम में। ठीक है, मान लीजिए उन्होंने 2 सेकेंड में 5 मीटर कवर किया, तो 2 सेकेंड में 5 मीटर फिर कवर होगा, 2 सेकेंड में 5 मीटर ये कवर होगा। ये किस पे डिपेंडेंट है? ये रेडियस वेक्टर पे डिपेंडेंट है, जो प्लैनेट और सन के बीच का रेडियस वेक्टर होगा उस पे डिपेंडेंट होगा। ठीक है, तो इसको सिंपलर वर्जन में क्या बोला जाएगा कि जो सेकेंड लॉ बोलता है कि जो क्लोजेस्ट प्लैनेट है सन का मूव्स फास्टेड एंड फारदेस्ट प्लैनेट मूव्स द लोएस्ट। क्यों? क्योंकि जो सबसे नज़दीक है, जो सबसे नज़दीक है उसका रेडियस सबसे छोटा होगा, तो सबसे जल्दी वो कवर कर लेगा, सबसे जल्दी एरिया कवर कर लेगा। ठीक है, मान लीजिए इसका रेडियस ये है, तो जल्दी 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 एक एक मीटर मीटर ऐसे ऐसे कवर कर लेगा। ठीक है, ये इतना ही है तो इतना ही कवर करना है, इतने ही टाइम में तो जल्दी से कवर हो गया। क्यों? क्योंकि जो सेकेंड लॉ है वो कहता है कि जो रेडियस है जॉइनिंग सन एंड दैट प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल लेंथ ऑफ टाइम। ठीक है, तो इक्वल लेंथ ऑफ टाइम में इक्वल एरिया स्वीप कर लेगा जितना रेडियस वेक्टर है। ठीक है, जितना छोटा वेक्टर, जितना छोटा रेडियस उतना कम टाइम, जितना ज़्यादा रेडियस उतना ज़्यादा टाइम। तो जो जितना दूर होगा उतना ज़्यादा टाइम लगाएगा, जो जितना नज़दीक होगा वो उतनी जल्दी ही प्लान जो सन के अराउंड है वो मूव कर लेगा, वो मतलब पूरा मूवमेंट अपना जो है रोटेशन रिवोल्यूशन रिवॉल्व हो जाएगा सन के अराउंड। ठीक है, तो ये आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। ये सारी बातें रेडियस पे डिपेंडेंट है। ठीक है, छोटा रेडियस तो जल्दी एरिया कवर हो जाएगा, लंबा रेडियस तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो छोटा रेडियस किसका होगा? जो सन के सबसे नज़दीक होगा। क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन मूव्स फास्टेस्ट। ठीक है, तो जो सबसे नजदीक है वो सबसे तेज घूमेगा, क्योंकि सबसे रेडियस कम है और सबसे जल्दी वो जो भी एरिया है उसका एरिया छोटा है, जल्दी से वो कम टाइम में एरिया को अपना पूरा कवर कर लेगा, रिवोल्यूशन एरिया जो है वो पूरा कवर कर लेगा। और जो सबसे दूर है, ठीक है, माने सैटर्न सबसे दूर है, ठीक है, सॉरी नेपच्यून सबसे दूर है, तो उसका रेडियस बहुत लंबा होगा, तो उसको बहुत टाइम लगेगा एरिया को स्वीप करने में। ठीक है, यहाँ तक आने में मान लीजिए ये आने में इनको इतना टाइम लगेगा। ठीक है, और वहीं पे मरकरी है, मरकरी का रेडियस इतना है, तो यहाँ तक सेम डिस्टेंस को ट्रैवल करने में, मतलब मान लीजिए अगर हम यहाँ से इसको 60 डिग्री मान लें, ठीक है, और इसको 60 डिग्री मान लें, ठीक है, तो इसको पूरा ये एरिया कवर करने में, ये एरिया पूरा कवर करने में नेपच्यून को बहुत टाइम लगेगा, और ये एरिया कवर करने में मरकरी को बहुत ही कम टाइम लगेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेडियस वेक्टर ज्वाइनिंग प्लैनेट एंड सन इज स्मॉल। ठीक है, तो ये इस पे डिपेंडेंट करता है कि रेडियस वेक्टर कितना लंबा है। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड लॉ हो गया। थर्ड लॉ में क्या बात करते हैं हम लोग? थर्ड लॉ में हम लोग ये बात करते हैं कि जो ऑर्बिटल पीरियड है, मतलब ऑर्बिटल पीरियड है कितनी देर में ऑर्बिट कर रहा है कोई भी प्लैनेट, वो किस पे डिपेंडेंट है, उससे आप उस ऑर्बिटल स्पीड से पता लगा सकते हैं कि जो प्लैनेट है वो कितना दूर है। ठीक है, यही बात है इसकी। तो ये एक पहले तो इक्वेशन होगा, उसके इक्वेशन पे हम लोग डिराइव करेंगे उसका मतलब। ठीक है, तो ये क्या कहता है? द स्क्वायर ऑफ ऑर्बिटल पीरियड ऑफ प्लैनेट। तो जो ऑर्बिटल पीरियड है प्लैनेट का, ऑर्बिटल पीरियड क्या है? जो भी ऑर्बिट में अपने घूम रहा है उसका जितना पीरियड है उसका स्क्वायर कर देंगे, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इट्स ऑर्बिट। ठीक है, इसका क्या मतलब है? केपलर लॉ का ये इक्वेशन है, पी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। पी क्या है? ऑर्बिटल पीरियड ऑफ अ प्लैनेट है। ठीक है, किसी प्लैनेट का ऑर्बिटल पीरियड है, और ए क्या है? उसका सेमी मेजर एक्सिस ऑर्बिट का। ठीक है, एक्सिस जो है ये होता है। ठीक है, ऑर्बिट मतलब आपको पता है ना, एक पर्टिकुलर एक्सिस होता है, ये मान लीजिए ये पूरी ऑर्बिट है, तो ये इसका पर्टिकुलर एक्सिस हो गया। ठीक है, ये एक्सिस हो गया, तो उसके एक्सिस का क्यूब होता है। ठीक है, तो जो एक सेकंड इसको यहाँ पे इरेज कर देते हैं। हाँ, तो जो ऑर्बिटल पीरियड है वो किसके, वो जो ऑर्बिटल पीरियड का स्क्वायर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सेमी मेजर एक्सिस ऑफ क्यूब के। ठीक है, सेमी मेजर एक्सिस ऑफ ऑर्बिट के क्यूब के। ठीक है, इसका ये मतलब है अगर आप प्लैनेट की ऑर्बिटल पीरियड जान पा रहे हैं, मतलब प्लैनेट कितनी देर में एक ऑर्बिट पे रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द सन, अगर आप ये जान लेते हैं, देन यू कैन डिटरमिन प्लैनेट डिस्टेंस फ्रॉम द सन, दैट इज सेमी मेजर एक्सिस ऑफ प्लैनेट्स ऑर्बिट। ठीक है, तो जैसे किसी प्लैनेट की मान लीजिए ऑर्बिटल स्पीड है 4 किलोमीटर पर सेकेंड, तो ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? सेमी मेजर एक्सिस ऑफ
ऑफ दैट ऑर्बिट ए क्यूब के, ठीक है। तो इससे ये पता लगाया जा सकता है कि 4 किलोमीटर अगर 4 किलोमीटर अगर स्पीड है तो वो कितनी दूर है प्लैनेट, ठीक है, वो प्लैनेट कितनी दूर है सन से, ठीक है। तो ये पता लगाया जा सकता है, ये थर्ड लॉ का कहना है। इट मीन्स दैट इफ यू नो द प्लैनेट ऑर्बिटल स्पीड देन यू कैन डिटर्मिन द प्लैनेट डिस्टेंस फ्रॉम द सन, ठीक है। तो अगर उसकी स्पीड पता है, ऑर्बिटल स्पीड पता है, सैटर्न की ऑर्बिटल स्पीड पता है, तब हम सैटर्न कितनी दूर है, कितने एक्सिस पे दूर है, सेमी मेजर एक्सिस पे कितनी दूर है, वो हम डिटर्मिन कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे ये 3 लॉज हो गए, बहुत सिंपल से लॉज हैं, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। सबसे पहला लॉ क्या बोलता है? सबसे पहला लॉ ये बोलता है कि सन के इर्द गिर्द एक इलेप्टिकल ऑर्बिट में सारे प्लैनेट घूम रहे हैं, ठीक है, ये हमने देखा। दूसरी चीज हमने ये देखी, सन से ज्वाइनिंग जो भी रेडियस वेक्टर होगा प्लैनेट का, उतना ही वो एरिया स्वीप करेगा, उतना ही टाइम लगाएगा एक सिमिलर एरिया को स्वीप करने में, ठीक है। तो छोटा रेडियस होगा तो कम टाइम लगेगा और कम समय में वो पूरे रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और जो मतलब जो सन है, सन के जो सबसे करीब होगा, जिसका रेडियस वेक्टर सबसे कम होगा, वो सबसे तेज दौड़ेगा, सबसे तेज ऑर्बिटल पीरियड होगा उसका। क्यों? क्योंकि रेडियस पे डिपेंडेंट है यहाँ की प्लैनेट की मूवमेंट, ठीक है। जितना रेडियस कम होगा प्लैनेट का मूवमेंट उतना ही फास्ट होगा, ठीक है। और जितना ही रेडियस दूर होगा उतना ही मूवमेंट कम होगा, धीरे होगा, स्लो होगा। तो इसलिए जो सबसे दूर होगा वो तो स्लोवेस्ट प्लैनेट होगा, ठीक है। थर्ड क्या कहता है? थर्ड कहता है कि अगर हमें ऑर्बिटल पीरियड पता है, कोई भी प्लैनेट की ऑर्बिटल पीरियड पता है, वो कितनी देर में अर्थ का रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है, तो हम बता लेंगे कि वो कितना दूर है। ऑब्वियसली ये इसका एक्सटेंशन है, ठीक है। हमने पहले ये अगर वेक्टर ज्वाइन कर दिया तो ये भी तो एक तरीके का डिस्टेंस ही हो गया, ठीक है, डिस्टेंस ही हो गया। अगर किसी की ऑर्बिटल स्पीड कम है तो हमें ये पता चल जाएगा कि ऑब्वियसली वो बहुत दूर है, ठीक है। यही इसका कन्वर्स है, जो थर्ड लॉ है वो इसका सेकेंड लॉ का कन्वर्स है, ठीक है। तो अगर हमें पता है किसी ऑर्बिटल स्पीड, तो ऑब्वियसली हम पता लगा लेंगे वो कितनी दूर है, क्योंकि हमने पहले ही पता लगा लिया कि रेडियस वेक्टर जो ज्वाइन करेगा एक सन को प्लैनेट से, उसी के डिपेंडेंट पता चल पाएगा कि कौन सा प्लैनेट फास्टेस्ट है या कौन सा स्लोवेस्ट है, ठीक है। तो रेडियस वेक्टर यहाँ पे पता चल जाएगा किसी की ऑर्बिटल स्पीड से, या कितनी दूर है वो सन से, वो पर्टिकुलर प्लैनेट, ये पता चल जाएगा केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में, प्लैनेटरी मोशन में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और न्यूटन के लॉज देखते हैं अब यहाँ पे हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देखेंगे। तो न्यूटन साहब की ओपिनियन थी कि जितनी भी बॉडीज हैं यूनिवर्स में, वो क्या कर रहे हैं, वो अट्रैक्ट हो रही हैं ईच अदर बाय फोर्स, ठीक है। तो जितनी भी बॉडीज हैं यूनिवर्स में वो आपस में अट्रैक्ट हो रही हैं ईच अदर बाय फोर्स। और क्यों अट्रैक्ट हो रही हैं? इस फोर्स को उन्होंने नाम दिया था यूबिक्विटस फोर्स। यूबिक्विटस मतलब हर जगह ये फोर्स प्रेजेंट है, ओमनी प्रेजेंट है, जिसको बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसी फोर्स है न्यूटन साहब के अनुसार जो कि हर बॉडी को एक दूसरे की बॉडी से अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। तो इस बेसिस पे उन्होंने ये एक लॉ बनाया, उन्होंने एक फॉर्मूला डिराइव किया, जिसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो जो अट्रैक्टिंग फोर्स है बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, ये दो ऑब्जेक्ट हैं, इनके बीच की जो दो अट्रैक्टिंग फोर्स है, इनके बीच की जो अट्रैक्टिंग फोर्स है वो किस पे डिपेंडेंट है? इनके मास पे डिपेंडेंट है, ठीक है, इनके मास पे डिपेंडेंट है, m1 m2, ठीक है। जितना ज़्यादा मास होगा उतनी ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स चाहिए होगी, जितना कम मास होगा उतनी कम ग्रेविटेशनल फोर्स चाहिए होगी, ठीक है। तो जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये डायरेक्ट डिपेंडेंट है मास पे। मास बढ़ेगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ जाएगी, मास घटेगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी घट जाएगी। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके हैं? इन दोनों के बीच के डिस्टेंस के, ठीक है, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस के। ऑब्वियसली जब डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम लगेगी, ठीक है। ऑब्वियसली जब इतनी इतनी दूर हैं दो ऑब्जेक्ट, तो इनके बीच आपस में जो फोर्स एक दूसरे पे एक्सर्ट करेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करेंगे, वो कम ही होगा ना। क्योंकि हम लोग ने देखा था ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो वीकेस्ट फोर्स है ऑन द फेस ऑफ अर्थ, ठीक है। हम लोग ने ये थर्ड चैप्टर में देखा था, जब हम लोग ने चारों नेचुरल फोर्सेज ऑफ द अर्थ पढ़ा था, जिसमें हम लोग ने ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस के बारे में, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में पढ़ा था। तो हम लोग ने वहाँ पे चैप्टर में पढ़ा था कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो वीकेस्ट फोर्स है इन चारों फोर्सेज में, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, अगर ये मास दूर है, बॉडीज दूर दूर हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी कम लगेगा। जब बहुत नज़दीक आ जाएंगी तो आपस में जो है बहुत फोर्स एक दूसरे पे एक्सर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये तो सिंपल सा ऑब्जर्वेशन ही है, ठीक है। तो यहीं पे इनका कहना है न्यूटन साहब का कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डिपेंडेंट है किस पे? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m1 m2 पे, मतलब मास पे। m1 m2 दो ऑब्जेक्ट्स का मास है, और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस की। जितना कम रेडियस उतना ज़्यादा फोर्स, जितना ज़्यादा रेडियस उतना कम
फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये उन्होंने फॉर्मूला डिराइव किया था, ये उन्होंने इक्वेशन बनाई थी। ठीक है, तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कैन बी एक्सप्रेस मैथमेटिकली एज फॉलोज। अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके मासेज है m1 m2 रिस्पेक्टिवली, एंड दे आर पोजिशन एट डिस्टेंस r, वो r डिस्टेंस पे हैं, देन द अट्रैक्शन ऑफ फोर्स ऑफ बिटवीन देम विल बी, तो ये जो फोर्स है ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। इनके बीच की ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बराबर होगी? उन दोनों के मासेस के प्रोडक्ट के बराबर, और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रेडियस के बराबर। ठीक है, तो जब हम ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला कांस्टेंट हटाएंगे तो हमें एक और कांस्टेंट लगाना पड़ेगा इक्वलाइज करने के लिए। ठीक है, ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, अगर आपको पता है तो पता है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं है। बस ये याद रखिएगा, जब ये प्रोपोर्शनल चीज़ हटती है और इक्वल टू लगता है, तब एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है इक्वेशन में, ताकि जो भी वैल्यूज आए वो कांस्टेंट रहें, मतलब कोई ज़्यादा डिफरेंस ना रहे। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिसका जो जी से कहलाएगा। ठीक है, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये किसके बराबर है? ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इंटू m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, तो ये न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हो गया। ठीक है, इनका क्या कहना था? इनका यही कहना था कि जो दो बॉडीज हैं उनके ऊपर आपस में फोर्स लगाएंगे, वो एक दूसरे का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा। ठीक है, और ये किसके बराबर होगा? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों बॉडीज के मासेस पे, और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उन दोनों के बीच के रेडियस पे या डिस्टेंस पे। ठीक है, जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतनी कम ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होगी, और जितना कम ग्रेविटेशनल फोर्स हो, जितना कम रेडियस होगा उतनी ज़्यादा ही ग्रेविटेशनल फोर्स जो है काम करेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका फर्दर डेरिवेशन देख लेते हैं, ये वाली इक्वेशन का। F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, जी क्या है? यहाँ पे ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट को इंट्रोड्यूस किया है न्यूटन साहब ने। तो अभी हम लोग ने देखा था, क्या देखा था? F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, आर रेडियस था। ठीक है, अगर हम ये मान लें कि जो मास और आर है दोनों की ही वैल्यू 1 है। ठीक है, इसकी वैल्यू 1 मान लिया, इसकी भी वैल्यू 1 मान लिया, इसकी भी वैल्यू 1 मान लिया, मतलब तीनों कांस्टेंट जो है हमारे, तीनों वेरिएबल सॉरी जो हैं, इनको 1 यूनिट दे दिया, तो हमारे पास क्या बचा? सिर्फ F इज इक्वल टू जी। ठीक है, F इज इक्वल टू जी बचा, जो यहाँ पे ये देखिए आ गया। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है ये फोर्स है ऑफ, ये इक्वल है किसके? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स विद यूनिट मास एंड पोजीशन एट यूनिट डिस्टेंस। ठीक है, इसकी एसआई सिस्टम की इसमें वैल्यू भी है, जिसकी वैल्यू है 6.674 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू जो है कैलकुलेट की गई थी साइंटिस्ट कैवेंडिश द्वारा। ठीक है, तो खैर आपको इतना कुछ नहीं याद रखना है, आपको बस ये एक इक्वेशन याद रखना है, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो किसके बराबर है? वो मासेस के, मतलब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मासेस के, मासेस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स के, और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो भी उनके बीच का डिस्टेंस है। ठीक है, अब बात करते हैं ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ की। तो ग्रेविटी जो है वो अट्रैक्शन फोर्स है बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स एनी ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स इट्स सेंटर। ठीक है, तो आपने देखा होगा कोई आप बॉल उछालेंगे तो वो इधर नीचे आ जाएगी, क्यों? आप खुद उछलेंगे फिर वापस आ जाएंगे, क्यों? ऊपर, एकदम ऊपर नहीं चले जाएंगे शक्तिमान की तरह, क्योंकि ग्रेविटी आप पे एक्ट कर रही है, ग्रेविटी आपको अपनी तरफ खींचती है, टुवर्ड्स द सेंटर खींचती है। ठीक है, इट इज अ पिक्यूलियर फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटी जो है एक ग्रेविटेशन का पिक्यूलियर फॉर्म है। ठीक है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड और ड्रॉप्ड freely, it falls towards the earth due to gravity of earth, and its falling rate is continuously increasing due to production of acceleration which is known as gravitational acceleration। ठीक है, तो जो कोई चीज़ ऊपर गई, आपने किसी चीज़ को ऊपर भेजा, जब वो नीचे आएगी तो उस पर एक्सेलरेशन लग जाएगा, जिसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहेंगे। ठीक है, जिससे उसकी वेलोसिटी या स्पीड जो है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी, थोड़ी सी क्या मतलब कॉन्स्टेंटली बढ़ती चली जाएगी जब वो नीचे आएगी तो। ठीक है, तो आप देखते होंगे कोई भी जो ऑब्जेक्ट ऊपर गया है और अगर वो क्रैश होकर नीचे गिर रहा है तो बहुत तेजी से गिरेगा, क्यों? क्योंकि ग्रेविटी तो एक्ट कर ही रही है, साथ में ही वो एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रही है, जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसकी वजह से उसकी जो स्पीड है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होती जाती है, लगातार बढ़ती रहती है। ठीक है, जब तक वो ज़मीन पे नहीं आ जाता है। ठीक है, तो ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, ये जी से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इनकी यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मतलब 1 मीटर कितने सेकेंड पर स्क्वायर में कवर किया जा रहा है। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन की यूनिट है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की यूनिट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और जी जो कांस्टेंट हम लोग ने देखा था, जो ग्रेविटेशनल फोर्स था, उसके बीच क्या रिलेशन होगा तो ये देख लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग ने ये रिलेशन देखा था ना, फोर्स इज इक्वल टू जी कांस्टेंट लग गया था,
मास 1 मास 2 अपॉन आर स्क्वायर। ये तो रिलेशन आपको अब तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। जो फोर्स है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो डायरेक्टली डिपेंडेंट है मास, जो ऑब्जेक्ट्स के मासेस हैं, और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है, इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती है किसको, रेडियस को। अगर रेडियस ज़्यादा है ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स कम है तो रेडियस ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जी क्या था, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। मास क्या है, मास ऑफ अर्थ है, और आर ई से रेडियस ऑफ अर्थ है, ठीक है। तो यहाँ पे अब अर्थ के रिस्पेक्ट पे बात हो रही है, ठीक है। तो अर्थ का मास लिया गया है और अर्थ का ही रेडियस लिया गया है, ठीक है। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो वही है हमारा, ठीक है। तो याद रखिएगा वैल्यू ऑफ जी जो होती है, ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है, इट डजेंट डिपेंड अपॉन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। जो मास, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो मास पे डिपेंडेंट नहीं होती है। इफ टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट मास आर ड्रॉप्ड फ्रीली फ्रॉम द सेम हाइट, इक्वल एक्सेलरेशन विल प्रोड्यूस इन बोथ ऑब्जेक्ट्स, दे विल रीच एट द सेम टाइम टू द सर्फेस ऑफ अर्थ, ठीक है। तो याद रखिएगा कोई भी ऑब्जेक्ट है डिफरेंट मासेस के और वो फ्रीली ड्रॉप किए हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर फ्रॉम द सेम हाइट, तो इक्वल एक्सेलरेशन उन पे लागू होगा, इक्वल ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है उन पे लागू किया जाएगा, लागू होगा, और वो सेम टाइम पे ही क्या करेंगे, अर्थ पे पहुंचेंगे। ऑल्दो इन द प्रेजेंस देयर एक्सेलरेशन विल वेरी ड्यू टू अपवर्ड फोर्स एंड विस्कोसिटी। ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें, ये वाला प्रिंसिपल है कि वो दोनों साथ में एक ही एक्सेलरेशन से एक ही टाइम पे रीच करेंगे। ये कहाँ पे डिफाई हो जाता है, जब उनकी अपथर्स फोर्स होती है और विस्कोसिटी होती है। तो इस हिसाब से जो भी चीज़ भारी चीज़ होगी, जिसका मास भारी होगा, ज़्यादा होगा, वो पहले पहुंचेगी। क्यों? क्योंकि उनमें अपथर्स फोर्स ज़्यादा लग रहा है, उनके विस्कोसिटी ज़्यादा है, जिसकी वजह से उन पे ज़्यादा एक्सेलरेशन लगेगा, ठीक है। आप किसी बॉल को, यहाँ पे आप मान लीजिए ये छत पे खड़े हैं आप, यहाँ पे आप किसी बॉल को ड्रॉप करिए और कोई फेदर को ड्रॉप करिए, ठीक है। कोई फेदर, कोई भी चिड़िया का पंख जो है उसको ड्रॉप करिए, तो चिड़िया का पंख धीरे धीरे आएगा। क्यों? क्योंकि ये विस्कस कम है, इसमें अपथर्स फोर्स कम लग पा रहा है, जबकि जो बॉल है उसमें अपथर्स फोर्स भी ज़्यादा लग रहा है और इसका विस्कोसिटी भी ज़्यादा है, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा इसमें, और ये पहले पहुंच जाएगी क्योंकि ये हैवियर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे इनका कहना यही है, इन दिस कंडीशन हैवी ऑब्जेक्ट विल रीच प्रायर ऑन अर्थ, ठीक है। वैल्यू ऑफ जी डिफर्स, ठीक है। तो ये हमें पता ही है कि जो जी की वैल्यू है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है, वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग है, ठीक है। मिनिमम कहाँ है, इक्वेटर पे है, ठीक है। मिनिमम है इक्वेटर पे, इसीलिए जो सैटेलाइट जनरली भेजी जाती हैं वो इक्वेटर से लॉन्च की जाती हैं, ताकि ज़्यादा फ्यूल ना खर्चा हो और ग्रेविटी इसको खींच ना पाए, ठीक है। ज़्यादा ग्रेविटी होगी, पोल से भेजेंगे, ठीक है। पोल से भेजेंगे तो क्या होगा, ज़्यादा ग्रेविटी यहाँ पे अप्लाई हो रही है, तो इनको ज़्यादा फ्यूल चाहिए होगा स्पेस में एमिट होने, इजेक्ट होने के लिए, ठीक है। वैल्यू ऑफ जी ऑल्सो वेरीज बाई गोइंग अपवर्ड और डाउनवर्ड फ्रॉम द सरफेस, इन बोथ केसेस इट डिक्रीजेस, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, जी मिनिमम कहाँ पे है, जी मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मिनिमम कहाँ पे है, इक्वेटर पे है। मैक्सिमम कहाँ पे है, पोल्स में है, ठीक है। और जो जी की वैल्यू है, अगर आप ऊपर जाएं या नीचे आएं, तो दोनों ही केस में वैल्यू ऑफ जी जो है वो डिक्रीज करेगी, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बीच ये रिलेशन पता चल गया होगा। जी इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट अपॉन इनटू मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सर्कुलर मोशन ऑफ सैटेलाइट्स की, ठीक है। तो अभी हम लोग ने प्लैनेट्स में देखा था कि प्लैनेट्स की नेचुरल सैटेलाइट उनके इर्द गिर्द मूव करती रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैन मेड सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट की बात हो रही है, जो हम लोग स्पेस में भेजते हैं। तो जब सैटेलाइट रिवॉल्व करती है अराउंड अर्थ इन एन ऑर्बिट, अ सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट्स ऑन इट, ठीक है। सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में हम लोग ने बात की थी चैप्टर 3 में। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके उसको देख लीजिए, वहाँ पे एग्जाम्पल्स के साथ डिस्कस किया गया है सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है। यहाँ ब्रीफ में जान लेते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है तो एक फोर्स लगती है उस पर, जो उसको डायरेक्ट करती है अवे फ्रॉम द सेंटर, जो उसको मूव अवे फ्रॉम द सेंटर मूव करती है, डायरेक्ट करती है, उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। और जो टूवर्ड्स द सेंटर आती है उसको अपोजिट फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। जैसे आप सर्कुलर मोशन में, जब जैसे सर्कुलर रोड्स होती हैं, कुछ रोड ऐसे सर्कुलर हो गई हैं, या सर्कुलर कोई मोड़ है, तो अगर आप उसमें गाड़ी चला रहे हैं या साइकिल चला रहे हैं, तो जब आप मुड़ेंगे तो आपको एक फोर्स सेंटर की तरफ खींचेगी, ठीक है। तो आप इधर लेफ्ट हैंड साइड थोड़ा सा गिरते चले जाते हैं, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर रहा है, ठीक है। अब ऐसे ही आप अगर सेंटर पे खड़े होकर किसी चीज़ को तेज तेज घुमाएंगे, तो आप जब उसको छोड़ देंगे तो वो बाहर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे ये एक्ट होता है, जो डायरेक्ट करता है ऑब्जेक्ट को टूवर्ड्स
आउटवर्ड्स, ठीक है, टूवर्ड्स अवे, सॉरी अवे फ्रॉम द सेंटर, टूवर्ड्स द सेंटर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करता है, और अवे फ्रॉम द सेंटर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करता है, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ पे अप्लाई होती है? सैटेलाइट्स पे, ठीक है। इसीलिए सैटेलाइट जो है, जैसे मान लीजिए मून क्यों मूव कर रहा है सन के इर्द गिर्द, क्योंकि सेंट्रिपिटल फोर्स उस पर अप्लाई हो रही है, और वो खिंचा चला आता है अर्थ के तरफ, ठीक है, तो अर्थ की तरफ, इसलिए वो ऐसे ऐसे पूरा मूव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे नेचुरल सैटेलाइट मून की बात हो गई। अब हम लोग मैन मेड सैटेलाइट की बात कर लेते हैं। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इम्पोज करती है अर्थ सैटेलाइट पे, ठीक है। ये ऐसा क्यों होता है कि सैटेलाइट अर्थ की तरफ मूव करती है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, उसकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उसको खींचती रहती है। ग्रेविटेशनल फोर्स को सर्कुलर मोशन में ही सेंट्रिपिटल फोर्स कह देते हैं कई बार। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये एक्ट करती है सैटेलाइट पे, जिसकी वजह से सैटेलाइट एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रहती है, कहीं भाग नहीं जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ रिलेशन है। इफ अ सैटेलाइट ऑफ m mass is orbiting around the earth while radius with r radius and v speed, centripetal force will be, तो ये सेंट्रिपिटल फोर्स हो गया। ये कैसे हो गया? ये अभी हम लोग ने देखा था। फोर्स, वैसे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है? तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया, मास हो गया, और रेडियस स्क्वायर हो गया, ठीक है, रेडियस का स्क्वायर हो गया था। यहाँ पे ये हम लोग ने देखा था, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है? मास हो गया, वेलोसिटी का स्क्वायर है अपॉन रेडियस, ठीक है। तो ये सैटेलाइट के केस में ये फॉर्मूला हो जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स का, कि मास तो है ही, और वेलोसिटी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। और ये जो जी है ये इसके बराबर है, हम लोग ने देखा था ग्रेविटेशनल फोर्स इज सेंट्रिपिटल फोर्स के बराबर हो गई। तो अगर हम इसको इसके इक्विवेलेंट कर दें तो हमारी वेलोसिटी आ जाती है, जो कि हो जाती है अंडर रूट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मास ऑफ द अर्थ और रेडियस। जितने दूर पे वो रेडियस, जितने रेडियस पे रहेगी उतने पे डिपेंडेंट करेगी उसकी वेलोसिटी, ठीक है। जितने रेडियस पे, जितने दूर वो अर्थ से रहेगी, उसकी वेलोसिटी उसी पे डिपेंडेंट रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये इक्वेशन निकल के आती है, वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ अंडर रूट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट अपॉन आर, ठीक है, अपॉन आर, ठीक है। तो आप याद रखिएगा ये रेडियस जो है ये सैटेलाइट के बीच का रेडियस है, और ये रेडियस ऑफ अर्थ है, ठीक है। ये रेडियस, एक रेडियस ऑफ अर्थ है, और एक रेडियस है सैटेलाइट कितनी दूर है अर्थ से, ठीक है, अर्थ के सेंटर से सैटेलाइट कितनी दूर है। तो ये अंदर वाला जो रेडियस है ये सैटेलाइट का मतलब सैटेलाइट कितनी दूर है ये वाला रेडियस है, और जो ये आर ई है जो बाहर है, मतलब अंडर रूट के अंदर नहीं है, तो ये क्या है? ये रेडियस ऑफ अर्थ है, ठीक है। तो आपको खैर इतना नहीं जानना है, अभी हम लोग जो फाइनल रिजल्ट है उस पर पहुंचेंगे, आपको बस वही याद कर लेना है। ये बस एक बेसिक बताने के लिए कैसे कैसे चीज़ें बन रही हैं, कैसे कैसे चीज़ें एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रही हैं, एक्ट कर रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है एस्केप वेलोसिटी का, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि अर्थ, अगर कोई भी सैटेलाइट मूव कर रही है, ये अर्थ है, मान लीजिए ये अर्थ है, और इसके सैटेलाइट इर्द गिर्द मूव कर रही है, तो अर्थ के ग्रेविटेशन की वजह से वो अर्थ की तरफ खींचती चली जाएगी, ठीक है। तो वो मतलब एस्केप नहीं कर पाएगी स्पेस में। ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है मान लीजिए, और ये चारों तरफ मूव कर रही है अर्थ की ग्रेविटी से। लेकिन अगर किसी सैटेलाइट को अर्थ के एटमॉस्फेयर से निकल के बाहर स्पेस में जाना है, तो उसको ज़्यादा वेलोसिटी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये ज़्यादा वेलोसिटी को ही हम एस्केप वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। अब एस्केप वेलोसिटी कैसे डिराइव होती है ये देख लेते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, कितनी स्पीड चाहिए, कितनी वेलोसिटी चाहिए कि जो अर्थ की ग्रेविटी को डिफाई करके वो स्पेस में पहुंच जाए सैटेलाइट, ठीक है। तो जनरली व्हेन वी थ्रो एन ऑब्जेक्ट अबव इट आफ्टर रीचिंग टू सर्टेन हाइट कम्स डाउन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। हाँ, तो ये पता है, हम चाहे कितनी भी ताकत से फेंक लें किसी भी बॉल को, तो यहाँ तक भी अगर गई तो वो वापस ही आ जानी है। क्यों? क्योंकि वो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होती है अर्थ की ऑब्जेक्ट पे, और इनकी वेलोसिटी इतनी नहीं है कि ग्रेविटेशनल फोर्स को डिफाई करके ये स्पेस में पहुंच जाए, ठीक है। तो एस्केप वेलोसिटी इसी में आ जाती है। ये मिनिमम स्पीड है नीडेड फॉर फ्री ऑब्जेक्ट टू एस्केप फ्रॉम ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस को डिफाई करने के लिए जो वेलोसिटी हमें चाहिए उसको हम एस्केप वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एस्केप वेलोसिटी इज नोन एज एस्केप एनर्जी, ठीक है। तो जो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, हम लोग ने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा था। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग ने क्या देखा था? के ई इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी कब जनरेट होती है? जब कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में रहता है, जैसे विंड में काइनेटिक एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी में क्या देखा था हम लोग ने? एम जी एच देखा था, बाय वर्च्यू ऑफ रेस्ट, एनर्जी जनरेटेड बाय वर्च्यू ऑफ रेस्ट। ये किसके बराबर थी? मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट। ये हम लोग ने चैप्टर 3 में देखा था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वहां जाके देख लीजिएगा, तभी ये सारी बातें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। तो जो काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड है तो वो एस्केप वेलोसिटी के लिए, तो उसको एस्केप एनर्जी कहेंगे, ठीक है। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? तो एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट 2
ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ। तो इससे क्लियर है कि जो एस्केप वेलोसिटी है वो मास पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, वो मास पे डिपेंडेंट नहीं है, वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे भी डिपेंडेंट है, ठीक है। इफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ इज जी, अगर अर्थ के ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को हम लोग मान लें जी है, तो अगर हम लोग इससे ये फॉर्मूला इसके आगे लगाएंगे जी मास ऑफ अर्थ अपॉन आर स्क्वायर, मतलब रेडियस ऑफ द अर्थ स्क्वायर, तब जी एम इज इक्वल टू स्मॉल जी आर स्क्वायर ई हो जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू यहाँ से जो निकल के आएगी तो ये आ जाएगी, ये अंडर रूट टू जी स्मॉल जी रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। रेडियस ऑफ अर्थ हम जानते हैं कितना है, तो रेडियस ऑफ अर्थ है 6.37 इंटू 10⁶ मीटर, ठीक है। तो ये हमारा रेडियस है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन स्मॉल जी की वैल्यू हम जानते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अगर ये दोनों वैल्यू यहाँ रख दें तो 2 इंटू 9.8 इंटू 6.37 इंटू 10⁶ वो कितनी हो जाएगी, वो आ जाएगी उसकी वैल्यू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, जो कि एस्केप वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है। अगर किसी भी सैटेलाइट को हम 11 किलोमीटर के, मतलब लगभग 11 किलोमीटर से ऊंचे पे फेंके, मतलब 11 किलोमीटर से ज़्यादा की स्पीड पे फेंके, तो वो अर्थ की ग्रेविटी को डिफाई करके स्पेस ऑब्जेक्ट में चली जाएगी, ठीक है। इट इज क्लियर इफ एनी ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अबव द सरफेस ऑफ अर्थ एट मिनिमम स्पीड ऑफ 11.2 किलोमीटर सेकेंड, देन दैट ऑब्जेक्ट विल मूव इन स्पेस एंड नेवर कम्स बैक टू अर्थ, ठीक है। तो वो अर्थ पे कभी वापस नहीं आ पाएगी और वो जो है स्पेस में ऑब्जेक्ट चला जाएगा, सैटेलाइट चली जाएगी, ठीक है। तो आपको वेलोसिटी याद रखनी है, कितनी वेलोसिटी चाहिए, एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, याद रखिएगा ये वैल्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। आशा करते हैं आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं आगे। तो अब हमने एस्केप वेलोसिटी देख ही ली है कि 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। अब सर्कुलर मोशन और एस्केप वेलोसिटी का रिलेशन देख लेते हैं। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, और उसकी अर्थ की वेलोसिटी में, मतलब अर्थ के पास ही कोई सैटेलाइट मूव कर रही है विद वेलोसिटी v, एंड एस्केप वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट थ्रोन फ्रॉम द सरफेस इज वी, ठीक है, उसकी वेलोसिटी v है, v0 है, और एस्केप वेलोसिटी ve है, तो जो रिलेशन होगा वो हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ अर्थ इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अर्थ इज इक्वल टू अंडर रूट टू वी ओ क्या है, वी ओ है सर्कुलर मोशन ऑफ सैटेलाइट, वी क्या है एस्केप वेलोसिटी, ठीक है, वी एस्केप वेलोसिटी। तो एस्केप वेलोसिटी किसके बराबर हो जाएगी, अंडर रूट टू वैल्यू ऑफ अंडर रूट टू वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, ठीक है। इट इज क्लियर दैट सैटेलाइट रिवॉल्विंग नियर बाय टू अर्थ, इफ बाय एनी रीजन इफ इट एक्सीड्स बाय रूट टू और अबाउट 1.41 टाइम्स, इट विल एस्केप इनटू स्पेस लिविंग इट्स ऑर्बिट, ठीक है। तो अभी जो हमने देखा था वो हमने एस्केप वेलोसिटी एक किसी भी मोशन के लिए देखी थी कि हॉरिजॉन्टल मोशन, वर्टिकल मोशन ऐसे जाएगी, बस 11 किलोमीटर की स्पीड से जाएगी तो वो निकल जाएगी। पर सर्कुलर मोशन में क्या है, सर्कुलर मोशन में क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी और एक्ट करेगी, तो उसको एस्केप वेलोसिटी करने के लिए लगभग रूट 2 टाइम्स उसकी वेलोसिटी को एक्सीड करना पड़ेगा, ठीक है। रूट 2 टाइम्स अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को इंक्रीज कर देते हैं जो कि अर्थ के इर्द गिर्द घूम रही है, अर्थ के इर्द गिर्द घूम रही है सर्कुलर मोशन में, तो क्या होगा, तो वो वेलोसिटी एस्केप हो जाए, तो वो एस्केप कर जाएगी अर्थ की सर्कुलर ऑर्बिट को, ठीक है। यहाँ पे लिखा है इट इज क्लियर दैट सैटेलाइट रिवॉल्विंग नियर बाय टू अर्थ इन अ सर्कुलर मोशन, अगर कोई भी सैटेलाइट नियर अर्थ सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है, तो अगर उसकी हम स्पीड बढ़ा दें बाय टू, रूट टू मतलब अबाउट 1.414 टाइम्स, इट विल एस्केप इनटू स्पेस लिविंग इट्स ऑर्बिट, ठीक है। तो ये एस्केप वेलोसिटी और सर्कुलर मोशन का रिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अभी जो हमने देखा था वो एस्केप वेलोसिटी इन एनी मोशन, लीनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, किसी भी मोशन के लिए वो एप्लीकेबल होता था। पर अगर एस्केप वेलोसिटी अगर सर्कुलर मोशन में हमें पता करनी है या हमें लगानी है, तो हम रूट टू वैल्यू को यूज़ करेंगे कि अगर उसकी वैल्यू, उस सैटेलाइट की जो वेलोसिटी है उसको हम 1.414 टाइम्स तक बढ़ा दें, तब वो सर्कुलर मोशन को डिफाई करके, अर्थ की ग्रेविटी को डिफाई करके स्पेस में चली जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है सिंपल पीरियोडिक मोशन, ठीक है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव बोथ साइड इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये सिंपल पीरियोडिक मोशन क्या है, ये मान लीजिए पेंडुलम है, ये ऐसे मूव कर रहा है, फिर ये ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है, इक्विलिब्रियम स्टेट है, और ये बोथ साइड मूव कर रहा है, लेफ्ट राइट दोनों मूव कर रहा है, तो ये सिंपल पीरियोडिक मोशन हो गया, ठीक है। तो ये तो हम जानते हैं, मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैंग्ड विद स्प्रिंग एंड मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, ठीक है। सिंपल पेंडुलम क्या है, ये आइडियल पेंडुलम है, कंसिस्ट ऑफ पॉइंट मास सस्पेंडेड बाय वेटलेसनेस इन एक्सटेंसिबल परफेक्टली फ्लेक्सिबल थ्रेड एंड फ्री टू वाइब्रेट विदाउट फ्रिक्शन। तो ये जो वाइब्रेट होता है, ये एकदम वेटलेसनेस है, ये वाइब्रेट होता है पूरे अपने फ्रिक्शनलेस तक वाइब्रेट होता है, मतलब इधर उधर मूव करता है फ्रिक्शनलेस, कोई भी इसको रोक नहीं पाता है, ठीक है।
Applied pendulum is the lab is a solid sphere of any metal tied with light and thin thread with rigid base, ठीक है। तो ये आपको बस ध्यान में रखना है सिंपल पेंडुलम क्या है, ठीक है, वो तो हमने देख लिया, ठीक है। तो सॉलिड स्फीयर ऑफ मेटल इज कॉल्ड बॉब एंड लेंथ बिटवीन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड ग्रेविटी सेंटर ऑफ द स्फीयर इज कॉल्ड इफेक्टिव लेंथ, ठीक है। तो जो सिंपल पेंडुलम है उसकी जो मूवमेंट है वो लेंथ पे डिपेंड करती है, ये लेंथ कितनी है, इफेक्टिव लेंथ कितनी है, उसी के बेसिस पे ये मूव करती है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ज़्यादा लेंथ है तो ज़्यादा मूव कर सकता है, छोटी लेंथ है तो छोटा सिंपल पेंडुलम छोटा डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। तो ये सब बातें हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है इसलिए इंक्लूड किया गया है। पीरियोडिक टाइम ऑफ एनी सिंपल पेंडुलम इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस फॉर्मूला, टाइम इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट लेंथ अपॉन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो जो टाइम पीरियड है वो किस पे डिपेंडेंट दिख रहा है, लेंथ पे, इफेक्टिव लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम पे दिख रहा है, ठीक है। इस पे भी यहाँ पे भी मास इंपॉर्टेंट नहीं है। फ्रॉम द अबव फॉर्मूला इट इज क्लियर दैट पीरियोडिक टाइम डज नॉट डिपेंड अपॉन मास ऑफ स्फीयर, ठीक है, मास ऑफ स्फीयर पे डिपेंडेंट नहीं है। जो टाइम पीरियड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, अंडर रूट ऑफ इफेक्टिव लेंथ के, ठीक है, अंडर रूट ऑफ इफेक्टिव लेंथ के जो है डिपेंडेंट है टाइम। इफ एन इफेक्टिव लेंथ ऑफ पेंडुलम इंक्रीजेस बाय 4 टाइम्स, पीरियोडिक टाइम विल इंक्रीज बाय 2 टाइम्स। क्यों, क्योंकि अंडर रूट है ना, अंडर रूट 4 का क्या होगा, अंडर रूट 4 का होगा 2, तो इसलिए। वैसे ही अगर 9 टाइम्स बढ़ा दिया जाए तो अंडर रूट 9 है तो लेंथ टाइम पीरियड कितना बढ़ जाएगा, पीरियोडिक टाइम बढ़ जाएगा बाय 3 टाइम्स, ठीक है। तो टाइम पीरियड इज ऑफ द पेंडुलम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है, अंडर रूट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के इनवर्स प्रोपोर्शनल है, ठीक है। फॉर एग्जांपल व्हेन अ पेंडुलम क्लॉक इज कैरीड ऑन माउंटेन और इन मेनी माइन, जहाँ पे ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज रहती है, मतलब कम रहती है माउंटेन पे या माइन पे, तो टाइम पीरियड इंक्रीजेज एंड द क्लॉक बिकम्स स्लो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, याद रखिएगा, इसी से क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। व्हेन अ पेंडुलम क्लॉक इज कैरीड ऑन द माउंटेन और इन एनी माइन, जी जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू घट जाती है, ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू घट जाती है, टाइम पीरियड बढ़ जाता है और क्लॉक जो होती है वो स्लो हो जाती है, ठीक है। क्लॉक क्या होती है, स्लो हो जाती है, क्योंकि टाइम पीरियड कम हो गया, टाइम पीरियड सॉरी ज़्यादा हो गया, तो 1 मिनट का टाइम कवर करने के लिए क्लॉक जो है ज़्यादा टाइम लेगी, इसीलिए वो स्लो हो गई क्लॉक, ठीक है। तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम हुज लेंथ टेंड्स टू इंफिनिटी इज 84.6 मिनट, इट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ सिंपल पेंडुलम। अ सिंपल पेंडुलम इज अ पेंडुलम हुज टाइम पीरियड इज प्रिसाइजली 2 सेकेंड्स, ठीक है। ये कुछ फैक्ट्स हैं, आप ध्यान रखिएगा। आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का, पीरियोडिक टाइम है, वो किस पे डिपेंडेंट है, इफेक्टिव लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और अंडर रूट ऑफ इफेक्टिव लेंथ के सिंपल पेंडुलम की डिपेंडेंट है, और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने एग्जांपल के तौर पे देखा, अगर किसी पेंडुलम क्लॉक को हम लोग किसी माउंटेन या माइन में ले जाते हैं और उसकी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कम हो जाती है, तब क्या होगा, टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, टाइम पीरियड बढ़ जाएगा तो क्लॉक स्लो हो जाएगी, ठीक है। टाइम पीरियड बढ़ा तो क्लॉक बहुत तेज नहीं हो जाएगी, टाइम पीरियड बढ़ा मतलब घड़ी धीरे धीरे चल रही है, ठीक है, ज़्यादा टाइम ले रही है मतलब घड़ी धीरे धीरे चल रही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की। तो हम लोग ने चैप्टर 3 में देखा था मोमेंटम क्या होता है, इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में मास है और वो वेलोसिटी किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसमें मोमेंटम होगा, ठीक है, तो उसमें मोमेंटम होगा, ठीक है। अगर यहीं पे दो कोई ऑब्जेक्ट है, m1 और m2 v2, ठीक है, ये m2 v2 दो ऑब्जेक्ट हैं, ये आइसोलेशन में है, मान लीजिए यहाँ पे कोई भी ग्रेविटी या कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही है, तो इसको हम मान लेंगे ये आइसोलेटेड फोर्स में है, आइसोलेटेड एक्शन में है या आइसोलेशन में है एकदम। तब जो इसका मोमेंटम है ये बराबर होगा इसके मोमेंटम के, ठीक है, ये इसके मोमेंटम के बराबर होगा। इसी को प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहते हैं। मोमेंटम क्या होता है, तो मोमेंटम एक प्रोडक्ट है किसका, मास इंटू वेलोसिटी का। कोई किसी बॉडी का मास है 50 किलो और वो मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की स्पीड से, तो उसका जो टोटल मोमेंटम है वो 100 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, तो ये मोमेंटम हो जाएगा, ठीक है। अब अगर ये जो मास है, ये जो m1 है, ये जो मोमेंटम 1 है, अगर ये किसी बॉडी से भिड़ जाता है m2 से, ठीक है, तो एनी हाउ इसका भी जो टोटल मोमेंटम हो जाएगा ये भी 100 हो जाएगा, ठीक है, ये भी 100 हो जाएगा। तो क्या हुआ, कहीं भी मोमेंटम लूज नहीं हुआ, ठीक है, ये नहीं ये हो के 120 हो गया 130 हो गया, ऐसे नहीं होगा। मोमेंटम हमेशा जो है, आइसोलेटेड सिस्टम की बात हो रही है तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, यही बात हुई है, ठीक है। मोमेंटम क्या है, तो प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी है, ठीक है।
तो जैसे अगर आपने बिलियर्ड्स खेला होगा, अच्छा बिलियर्ड्स नहीं खेला होगा, चलिए, जैसे वो गन रिकॉइल होती है, तो जैसे क्या होता है, सबसे पहले एक गन है, ठीक है, गन है, ये गन है, और बी क्या है, बुलेट है। ये दोनों कांस्टेंट है, ठीक है, अभी ये दोनों क्या है, इनकी जीरो स्पीड है, ठीक है, ना गन मोशन में है और ना ही बुलेट मोशन में, ठीक है, ना ही बुलेट मोशन में है। पर जब आपने फायर किया तो क्या हुआ, बुलेट आगे निकल गई, बुलेट आगे से निकल गई, और गन जो है थोड़ा सा रिकॉइल हुई पीछे, ठीक है, गन रिकॉइल हुई पीछे। तो जिस फोर्स से ये आगे बढ़ी, उसी फोर्स से ये गन पीछे रिकॉइल हुई, तो इन दोनों का मोमेंटम भी ऑलमोस्ट बराबर ही रहा। जिस मोमेंटम से ये आगे बढ़ी, उस मोमेंटम से ये पीछे बढ़े, देयर बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर ऑफ मोमेंटम प्रूफ हो जाता है, ठीक है। तो जो एक बॉडी लूज करती है वो बराबर है दूसरी बॉडी गेन करने के, ठीक है। तो ये बॉडी अपने बुलेट अपनी बॉडी क्या की, बुलेट अपनी जो मोमेंटम है वो लूज की, वो कितनी गेन हुई, किसके द्वारा, गन के द्वारा, तो वो बैकवर्ड मूव कर गई, ठीक है, ये रिकॉइल हो गई, ठीक है। तो ये होती है लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन प्रिंसिपल, ठीक है। यहाँ पे कुछ बातें लिखी है, उसके बाद हम लोग एग्जांपल्स देख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इन एन आइसोलेटेड सिस्टम वेक्टर सम ऑफ ऑल लीनियर मोमेंटा ऑफ ऑल बॉडीज ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड एंड इज नॉट अफेक्टेड ड्यू टू देयर म्यूचुअल एक्शन एंड रिएक्शन, ठीक है। तो जब एक दूसरे पे वो एक्ट करती हैं, दो बॉडीज हैं, दो मासेस हैं विद वेलोसिटी, एक दूसरे पे एक्ट करती हैं, तो उनका मोमेंटम जो है सेम रहता है, ठीक है, उनका मोमेंटम क्या होता है, सेम रहता है। अगर कोई बॉडी 50 केजी की और 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की से मूव कर रही है, तो उनका मोमेंटम हो गया 100, ठीक है, उनका मोमेंटम टोटल हो गया 100 केजी मीटर पर स्क्वायर। और वो कोई बॉडी है, वो जाके टकरा गई बी बॉडी से, जिसका जो है जिसकी जो अभी वेलोसिटी थी वो जीरो है, पर मास है, तो मोमेंटम कितना हो जाएगा, मोमेंटम हो जाएगा 50-50, क्योंकि मेजर जो 100 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड का मोमेंटम है उसको मेंटेन करना है, ठीक है, तो ये 50-50 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बातें लिखी हुई हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन टू बॉडीज एक्ट अपॉन वन अनदर देयर लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट और कंजर्व्ड प्रोवाइडेड नो एक्सटर्नल फोर्सेज आर एक्टिंग। ऑब्वियसली कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करी तब तो अलग बात है, पर अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट कर रही है, जैसे हमने गन्स और बुलेट के सीन में देखा था, तब जो लीनियर जो मोमेंटम है वो मेंटेन रहेगा, ठीक है। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम मीन्स दैट वेन एवर वन बॉडी गेन्स मोमेंटम सेम अदर बॉडी मस्ट लूज एन इक्वल अमाउंट ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो जैसे ये कार है, मान लीजिए इसका टोटल मोमेंटम है 100 केजी, और ये दूसरी कार है, ठीक है, अब ये इस पे जाके कोलाइड कर गई, ठीक है, ये इसके जाके कोलाइड कर गई, ठीक है, इस पे जाके कोलाइड कर गई, तो ये जो अपना मोमेंटम है 100 का, ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, ठीक है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगी 100 पे ही, ठीक है, या ऐसा कुछ होगा कि 50-50 हो जाएगा, ठीक है, 50-50 हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि लीनियर मोमेंटम का जो कंजर्वेशन प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि जब एक बॉडी अपना मोमेंटम लूज करती है, तो इक्वल अमाउंट में ही ये दूसरी बॉडी उसको गेन करती है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए मूविंग कार ने अपना 50 केजी मीटर पर स्क्वायर जो है लूज किया, तो वो इक्वली गेन होगा दूसरी बॉडी पे, ठीक है। तो क्या होगा, 50+50 जो हो जाएगा 100 केजी मीटर पर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, जो शुरुआत में था मोमेंटम, ठीक है। तो ये मोमेंटम का प्रिंसिपल है, ठीक है। तो यहाँ पे यही बातें लिखी हुई हैं। इफ m1 m2 आर masses of colliding bodies and v1 v2 आर velocities of bodies respectively before collision and v1 v2 आर velocities of bodies after collision, then by law of conservation of linear momentum, मतलब जब m1 v1 प्लस m2 v2 ये बिफोर कोलिजन है, ये बराबर होगी किसके, m1 v1 प्लस m2 v2 आफ्टर कोलिजन के, ठीक है। तो बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन बराबर होगा, यही लीनियर मोमेंटम का प्रिंसिपल है, ठीक है। अब कुछ और एग्जांपल्स इससे रिलेटेड देख लेते हैं। तो पहला एग्जांपल है हमारा रिकॉइलिंग ऑफ गन, ये हमने आपको बताया है अभी। व्हेन बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम गन, गन रिकॉइल्स, ठीक है। जो बुलेट है वो अपना मोमेंटम किसको दे रही है, गन को दे रही है, गन तभी रिकॉइल कर रही है, ठीक है। तो उतना ही मोमेंटम अपना पास ऑन कर रही है जितना गन ले सकती है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे मोमेंटम जो है बरकरार रहेगा, मोमेंटम इक्वल रहेगा, बस ये डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है। रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो जो रिकॉइल वेलोसिटी होगी वो गन की वेलोसिटी बुलेट की वेलोसिटी, बुलेट की मूवमेंट वेलोसिटी के सेम ही होगी, बस डायरेक्शन अपोजिट होगी, ठीक है। तो याद रखिएगा ये रिकॉइलिंग ऑफ गन। व्हेन अ मैन जंप्स आउट ऑफ बोट टू द शोर, ठीक है, ये कोई शोर है, ये कोई किनारा है, ठीक है, यहाँ और यहाँ पे बोट है, ठीक है, ये बोट है, ये बोट है। तो जैसे ही ये जंप करेगा यहाँ पे शोर पे, तो
जितनी स्पीड से जंप करेगा, जितनी वेलोसिटी से, जितने मोमेंटम से जंप करेगा, उतने ही मोमेंटम से ये जो बोट है ये भी पीछे खिसक जाएगी। ठीक है, तो आप देखे ही होंगे जितने ही मोमेंटम से ये इंसान आगे कूदेगा शोर पे, उतनी ही मोमेंटम से बोट जो है वो पीछे हो जाएगी, खाली ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, बोट इज पुश स्लाइटली अवे फ्रॉम द सेंटर, मोमेंटम ऑफ बोट इज इक्वल टू ऑपोजिट टू द मैन ऑफ इन अकॉर्डेंस विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो जिस हिसाब से, जिस मोमेंटम से वो आदमी कूदा है, उसी मोमेंटम पे क्या है, वो जो बोट है वो पीछे चली जाएगी। ठीक है, तो ये होता है लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन प्रिंसिपल। तीसरा हमारा एग्जांपल है फ्लाइट ऑफ रॉकेट्स एंड जेट प्लेन्स। बहुत आसान है। ठीक है, ये मान लीजिए रॉकेट है, ये रॉकेट है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फ्यूल इकट्ठा होता है, यहाँ पे फ्यूल इकट्ठा होता है। तो जब फ्यूल को बर्न किया जाता है, ये स्पीड देता है किसको, ये अपनी जो स्पीड है ये रॉकेट को प्रोवाइड कर देता है, और जो रॉकेट जिस स्पीड से मूव करता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में गैसेस मूव करने लग जाती हैं। ठीक है, तो ये लीनियर मोमेंटम का प्रिंसिपल है। इन रॉकेट्स एंड जेट प्लेन्स द फ्यूल इज बर्न्ड इन द प्रेजेंस ऑफ सम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द कंबशन चेंबर, द हॉट एंड हाईली कंप्रेस्ड गैसेस एस्केप थ्रू नैरो ओपनिंग विद लार्ज वेलोसिटी। ठीक है, बहुत तेजी से एक छोटे से छेद से, छोटे से नोजल से वो निकलती हैं गैसेस बहुत तेज वेलोसिटी से, जो कि वेलोसिटी प्रोवाइड कर दी जाती है, फॉरवर्ड मोमेंटम प्रोवाइड करती है रॉकेट को या जेट प्लेन्स को, जिसकी वजह से वो लोग बहुत तेज से आगे निकल जाते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ इट द एस्केपिंग गैसेस एक्वायर अ लार्ज बैकवर्ड मोमेंटम, दिस इन टर्न इम्पार्ट्स फॉरवर्ड मोमेंटम टू रॉकेट। ठीक है, तो ये फॉरवर्ड बैकवर्ड निकलती हैं गैसेस, तो ये फॉरवर्ड मोमेंटम प्रोवाइड करती हैं किसको, जेट प्लेन्स और रॉकेट्स को, अकॉर्डेंस विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्योंकि लीनियर मोमेंटम का कहना है कि अगर कोई भी बॉडी मोमेंटम अपना लूज करेगी, तो जो दूसरी बॉडी है उतना ही मोमेंटम रिसीव करेगी। ठीक है, तो फॉरवर्ड मोमेंटम इज इक्वल टू बैकवर्ड मोमेंटम, जिस स्पीड से गैसेस निकलती हैं उसी स्पीड से जो है सैटेलाइट्स या रॉकेट्स या जेट प्लेन्स मूव करेंगे, फॉरवर्ड मोमेंटम को गेन कर लेंगे। ठीक है, आशा करते हैं आपको लीनियर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे और एक कुछ 2 और 3 कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट कंसेप्ट है सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड स्टेबिलिटी। ठीक है, तो आपने लीनिंग टावर ऑफ पीसा देखा होगा कि वो ऐसे झुके हुए से कैसे हैं। ठीक है, ये झुके हुए से कैसे हैं और गिर भी नहीं रहे ग्रेविटी की वजह से। तो ये स्टेबिलिटी का एक कॉन्सेप्ट होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड स्टेबिलिटी का, उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टेबिलिटी ऑफ बॉडी इज इंक्रीज इफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज एज लो एज पॉसिबल। ठीक है, मान लीजिए कोई एक बस है, ठीक है, तो वो बस तब तक नहीं गिरेगी जब तक इसका लोअर पोर्शन जो है खूब भारी होगा या सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत लो होगी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे क्या होगी, बहुत लो होगी। ठीक है, इट शुड बी अबव बेस एंड नियर ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ बॉडी। ठीक है, अगर इसका ज्योमेट्रिक सेंटर है तो इसके पास हो और थोड़ा सा बेस से ऊपर हो। ठीक है, ये बेस हो गया, थोड़ा सा बेस से ऊपर हो और ज्योग्राफिक सेंटर के पास हो, तो ये क्या करेगी, ये इसको टिल्ट होने से बचाएगी। ठीक है, तो ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगी इसको। ठीक है, दिस इज द केस इफ द मास ऑफ बॉडी इज लार्ज एट बॉटम। ठीक है, अगर कोई बॉटम जो है वो बहुत बड़ा सा है, शिप का बॉटम बहुत बड़ा होता है, तो क्या किया जाता है कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसको लो करने के लिए बहुत ढेर सारा सामान यहाँ पे रख दिया जाता है। ठीक है, ढेर सारा सामान क्यों रख दिया जाता है, ताकि ढेर सारी ग्रेविटेशनल फोर्सेस एक्ट करें यहाँ पे। ठीक है, ढेर सारा सामान यहाँ पे रख दिया जाता है, जिससे क्या होता है, जिससे शिप को स्टेबिलिटी प्रोवाइड होती है। ऐसा नहीं कि वो एक तरफ टिल्ट हुआ जा रहा है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, बॉडी मास जो है बॉडी का वो भी बढ़ जाता है बॉटम पे और स्टेबिलिटी प्रोवाइड होती है। ठीक है, नेक्स्ट है द एरिया ऑफ द बेस ऑफ द बॉडी इज लार्ज सो दैट वर्टिकल लाइन थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी पासेस थ्रू इट्स बेस। तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है ये क्या करती है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है, ग्रेविटी हमने यहाँ ले आया है किसी तरीके से, और ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेस वर्टिकल लाइन में बेस के थ्रू पास हो रही है, ये बेस है इसके थ्रू पास हो रही है, तो इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी और स्टेबिलिटी का एक कॉन्सेप्ट है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज एज लो एज पॉसिबल। जब स्टेबिलिटी कब बढ़ेगी, जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो सेंटर है ग्रेविटी का, वो जितना लो हो सके उतना। ठीक है, तभी जो है स्टेबिलिटी प्रोवाइड होगी। इट शुड बी अबव द बेस एंड नियर ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ बॉडी। ठीक है, तो ये 2 कंडीशंस हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत लो होनी चाहिए और जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो बेस के जस्ट अबव और नियर ज्योमेट्रिक सेंटर होना चाहिए। ठीक है, ज्योमेट्रिक सेंटर से ऑब्वियसली दूर होगी तो जो है ग्रेविटी कम एक्ट कर पाएगी और स्टेबिलिटी नहीं मिल पाएगी। दिस इज द केस इफ मास ऑफ द बॉडी इज लार्ज एट बॉटम। अगर बॉटम जो है लार्ज है किसी बॉडी का और उसका मास ज़्यादा है, तब ये जो स्टेबिलिटी चीज़ है वो प्रोवाइड कर पाएंगे। ठीक है, द एरिया ऑफ द बेस ऑफ द बॉडी इज लार्ज सो दैट वर्टिकल लाइन थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी पासेस थ्रू बेस। ठीक है, तो इसका बॉटम क्यों बढ़ा दिया जाता है, ताकि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो बेस से थ्रू पास हो जा सके और वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सके। ठीक है, तो अब ये बातें हम लोग ने कर ली है सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड स्टेबिलिटी की। अब इससे रिलेटेड एग्जांपल्स देख लेते हैं।
तो सबसे पहला एग्जांपल है अ शिप इज लोडेड हेविली नियर द बॉटम, ठीक है। क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी को लो करने के लिए, ठीक है। देखिए यहाँ लोअर डाउन, तो हम लोग ने अभी देखा था जितनी सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो होती जाएगी उतनी स्टेबिलिटी प्रोवाइड होती जाएगी किसी भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है। फिर क्या है, इन अ डबल डेकर बस, जो दो डेकर बस होती है, कंडक्टर एडवाइजेस पैसेंजर्स टू ऑक्यूपाई लोअर डेक। लोअर डेक क्यों? क्योंकि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसको लो करने के लिए। लोअर कब होगी? जब ढेर सारे लोग वहाँ पे लोअर लेवल पे बैठ जाएंगे, जिससे क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कई ढेर सारी ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे लो सेंटर पे एक्ट करने लगेगी, उनको खींचने लगेंगी, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी प्रोवाइड होगी, ठीक है। स्टेबल इक्विलिब्रियम प्रोवाइड होगा, ठीक है। पर्सन्स इन स्मॉल बोट आर नॉट अलाउड टू स्टैंड, ठीक है। जब वो, मान लीजिए ये बोट है, ये ऐसे खड़े हो गए तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है बहुत आगे आ गया, बहुत बढ़ गया, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी नहीं मिल पाएगी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होना चाहिए? बहुत लो होना चाहिए, नीचे होना चाहिए, ठीक है, लो होना चाहिए स्टेबिलिटी लाने के लिए, ठीक है। इफ दे स्टैंड, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ होल सिस्टम इज रेज्ड, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से ये होगा कि बोट जो है वो डूब सकती है, ठीक है। इसीलिए ये बोला जाता है कि जो स्मॉल बोट्स हैं, छोटी बोट्स हैं, उसमें लोग बैठे रहें, ठीक है। जैसे ही खड़े हो जाएंगे वैसे ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो रेज हो जाएगा, जिससे क्या है, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है। इफ इन अ सेल्फ इरेक्टिंग टॉय बेस इज हेविली लोडेड सो दैट सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज लोवेस्ट ओनली इन वर्टिकल पोजीशन, ठीक है। तो आपने कोई देखा होगा ना, वो एक गेम होता है, एक टॉय होता है, जो जिसको आप ऐसे पीछे धक्का दे तो फिर वो वापस ऊपर आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसका जो बेस है वो बहुत भारी है। आप उसकी नाक में मारते हैं, नाक बहुत हल्की है, नीचे बहुत बेस जो है बहुत ज़्यादा, बॉटम जो है बहुत ज़्यादा ब्रॉड होता है, बहुत ज़्यादा भारी होता है, जिसकी वजह से वो बाहर आ जाता है, ऊपर वापस आ जाता है। व्हेन इट इज टर्न फ्रॉम दिस पोजीशन, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज रेज्ड इन ऑर्डर टू रीगेन इट्स स्टेबल इक्विलिब्रियम, इट बिकम्स इरेक्ट, ठीक है। तो जब उसको मतलब पीछे धक्का दिया जाता है तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी रेज हो जाती है, जिसकी वजह से वो स्टेबिलिटी नहीं प्रोवाइड कर पाता। स्टेबिलिटी लेने के लिए वो उसको आगे आना पड़ता है, ठीक है, अपना जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसको लो करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है अ कूली कैरिंग अ लोड ऑन हिज बैक हैज टू लीन फॉरवर्ड टू ब्रिंग वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द होल सिस्टम बिटवीन हिज फीट, ठीक है। तो अपने पैरों के बीच में वो क्या करते हैं, वर्टिकल लाइन लाने के लिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वर्टिकल लाइन से पास कराने के लिए वो क्या करते हैं, हल्का सा लीन हो जाते हैं, फॉरवर्ड लीन हो जाते हैं, ताकि जो वर्टिकल लाइन है वो पास हो सके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, ठीक है। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, कूली जब होते हैं, अपना सामान उठाते हैं किसी का, तो थोड़ा सा लीन फॉरवर्ड हो जाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा फॉरवर्ड लीन हो जाते हैं, ताकि जो वर्टिकल लाइन है वो पास कर जाए सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। तो हम लोग ने दो चीज़ें देखी थी, या तो बॉटम बहुत आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लो रखें, सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो होनी चाहिए, या जो वर्टिकल लाइन है वो पास होनी चाहिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, ठीक है। तो वर्टिकल लाइन को पास करने के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी से क्या करते हैं, वो थोड़ा सा फॉरवर्ड लीन हो जाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपने सर्कस में देखा होगा, रस्सी पे जो चलते हैं वो अपने साथ लॉन्ग स्टिक लिए रहते हैं। क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी को वो मैनेज करते हैं, जो वर्टिकल लाइन होती है उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी के थ्रू पास होने के लिए क्या किया जाता है, बैलेंस करने के लिए ये काम किया जाता है कि जैसे एक तरफ गिरेंगे वो तो डंडा दूसरी तरफ गिरा देंगे, जिसकी वजह से जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट करने के लिए बार बार वो हाथ में डंडा लिए रहते हैं और गिरते नहीं हैं इसी की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन बोथ फीट हैज लार्जर बेस एरिया एंड हेंस इज अ मोर स्टेबल इक्विलिब्रियम दैन अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन वन फुट हु कैन इजीली बी नॉक्ड डाउन, ठीक है। तो जो मतलब एक कोई पर्सन है वो तो अपने दोनों पैरों पे खड़ा हुआ है तो ज़्यादा इक्विलिब्रियम है। क्यों? क्योंकि लार्जर बेस एरिया, ठीक है, बॉटम क्या है, लार्ज हो गया, जिससे सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत लो हो गई और वो आराम से खड़े हो सकते हैं, ठीक है। इसी के ऑपोजिट अगर कोई एक टांग पे खड़ा है, एक पैर पे खड़ा है, तो इसकी जो बॉटम है बहुत कम है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ी सी हाई हो जाती है, जिसकी वजह से, और वो अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो गिर सकते हैं, ठीक है। अ पर्सन गोइंग अप हिल हैज टू बेंड फॉरवर्ड, ये तो वही वाला बात हो गई, कूली को वर्टिकल लाइन पास कराने के लिए वो थोड़ा सा आगे झुकता है, ठीक है। तो इसीलिए जो भी पर्सन गोइंग अप हिल हैज टू बेंड फॉरवर्ड बट वाइल कमिंग डाउन हैज टू बेंड बैकवर्ड्स, ही डज सो इन ऑर्डर टू कीप वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। तो वर्टिकल लाइन जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के पास होनी चाहिए, तभी स्टेबिलिटी प्रोवाइड हो पाती है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स थे जिसके जरिए हम लोग ने देखा कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उनको स्टेबल बनाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो पहली रिक्वायरमेंट तो यही होती है कि जो बेस है वो बॉटम जो है, बेस या बॉटम है, उसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत लो होनी चाहिए, और दूसरी चीज़ ये है कि जो वर्टिकल लाइन है वो पास होनी चाहिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, जो कि स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में इसी से रिलेटेड जो भी PYQs आए हैं सॉल्व कर लेंगे, और फिर हमारा ये चैप्टर बहुत पूरी तरीके से, एकदम कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कंप्लीट हो जाएगा।
तो हम लोग नेक्स्ट मिलेंगे अपने पी वाई क्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।